ओके, सॉरी, ये यूनिवर्सिटी में नेट जो है वो मालूम नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमारा लेक्चर जो था वो दरमियान में रह गया, तो अब यहाँ से दोबारा से रिज्यूम करते हैं। तो हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे, मसल्स की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के बारे में। और तो हमने ये पढ़ा था कि ये आपके सामने जो इमेज नज़र आ रही है, इसमें मायोसिन, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। और मायोसिन फिलामेंट जो है, यहाँ पर कुछ एक्टिन के ऊपर कुछ डॉक्स हैं, कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जिनके साथ ये कनेक्ट हो जाता है और फिर ये उस पर स्लाइड करता है, इसको खींचता है अपनी तरफ। तो एक्टिन जो है जी डिस्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो जी डिस्क जो है वो साथ खींचती चली आती है और मसल सिकुड़ जाता है। तो देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि मायोसिन उसे खींच रहा है। तो यानी कि ये जो सिकुड़ना है, कंट्रैक्शन उस वक्त होता है जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, और उसका केमिकल एक वो दिया हुआ है, या उसका फार्मूला इज हाइड्रोलाइज्ड। ये एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एडीपी हो जाता है और एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इसकी वजह से मायोसिन हेड, ये जो मायोसिन के हेड है, ये एक्सटेंड होकर यहाँ जुड़ जाते हैं। द मायोसिन हेड एक्सटेंड्स and attached to a binding site on an actin forming a cross bridge और an action called the power stroke। और जब ये बाइंड हो जाता है तो एक एक्शन, एक पावर स्ट्रोक, एक एक्शन, इसका पावर स्ट्रोक कहते हैं, वो ट्रिगर होता है और ये एम लाइन की तरफ इसको खींचता है ये। और एम लाइन क्या है? ये एम लाइन वो है जिसके साथ ये मायोसिन जुड़ा हुआ है। ये एम लाइन है, ये एम लाइन है, इसके साथ मायोसिन जुड़ा हुआ है और ये जी डिस्क है। तो यहाँ देखें, ये इसे जुड़ जाता है और ये जब इसे इस साइड पे खींचता है तो सारा जी डिस्क जो है, ये सारा जी डिस्क ये खींच के एम की तरफ चला जाता है। द मायोसिन रिमेन्स अटैच टू एक्टिन। तो ये उसका अटैच ही रहता है तावक कि न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक नया मॉलिक्यूल, ये तो एडीपी हो गया था, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया था हाइड्रोलाइज होने की वजह से। एक और मॉलिक्यूल एटीपी का ये फ्री हो तो उसकी वजह से ये क्या होगा कि ये रिलीज हो जाता है। आमतौर पर एक्टिन की जो डॉक हैं जहाँ ये जुड़ता है वो क्लोज होते हैं, उसके साथ नहीं जुड़ा जा सकता। तो इस हालत में ये उसके साथ नहीं जुड़ सकता, मायोसिन उससे नहीं जुड़ सकता। तो जब मसल ने खींचना हो तो न्यूरो ट्रांसमीटर पर वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ACH का, यानी वो ACH का उसमें से वो कंसंट्रेशन वो निकलता है बाहर, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है और वो मूव करती हुई मसल में यहाँ आती है। यहाँ पर कैल्शियम जो है रिलीज होता है। कैल्शियम जो रिलीज होता है ये क्या करता है कि इसको ये जो हेड है इसको हटा देता है, जिसकी वजह से ये अब उससे डॉक हो सकता है। तो दो प्रोटीन्स हैं, एक इसको क्लोज करने के लिए, एक इसको ओपन करने के लिए, ये जो डॉकिंग हेड है इसको, और वो हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। तो जब ट्रोपोमाइसिन रिलीज होता है
तो ये ब्लॉक कर देता है इसको, और जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज नहीं बनता। ये मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच नहीं हो सकता। और ट्रोपोमायोसिन कैसे रिलीज होता है? व्हेन कैल्शियम आयन, एटीपी भी मौजूद हो और कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाए और वो एक खास लेवल तक पहुंच जाए, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन, तो कैल्शियम आयन बाइंड्स द ट्रोपोनिन। तो ये जो कैल्शियम आयन जो है ये ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस कर देता है और एक्सपोजिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एन एक्टिन, तो फिर ये उसके साथ जुड़ जाता है। This allow myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored. तो कैल्शियम आयंस जो है यहाँ स्टोर होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर स्टोर होते हैं, और ये ट्यूब है। और जब यहाँ से ACH जो है एसिटोकोलिन यहाँ से सेल मेम्ब्रेन में मूव करता है, एंटर होता है, तो फिर यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है और ये ट्यूब में से होता हुआ ये यहाँ पर आता है, और उसकी वजह से ये जो हेड है ये रिलीज हो जाता है और डॉकिंग साइड से, और अब जो है ये मायोसिन जो है ये उसके साथ बाइंडिंग बना लेगा। ठीक है। और मसल फोर्स, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द मसल फोर्स जो है ये फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरलैप ऑफ एक्टिन मायोसिन का है। यानी ये जो मायोसिन और एक्टिन का ओवरलैप है, जो ओवरलैप है, जितना ज़्यादा ये ओवरलैप होगा ये बताएगा कि कितनी फोर्स लग रही है। तो फोर्स जो है वो फंक्शन है कि कितना ये ओवरलैप हुआ है एक दूसरे के साथ। The collection of two neighboring Z disc as shown the figure is called a sarcomere. The sarcomere length determines the maximum force that can be applied. तो ये ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट A होता है ये लेंथ ऑफ सर्कमेयर है और ये फोर्स है। तो एक पॉइंट पर लेंथ बहुत ज़्यादा है तो फोर्स कितनी है? वो कम है। तो ए क्या है? ए में ये वाली हालत है, ये ओवरलैप नहीं हुए हैं। फिर ये बी पॉइंट पर जब आते हैं तो इसका मतलब ये यानी कि आस्ता आस्ता फोर्स बढ़ रही है और लेंथ कम हो रही है। तो बी पर जब ये पहुंचता है तो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और बी से ये सी पर जब आता है तो फोर्स थोड़ी सी बढ़ती है और ये और क्लोज हो जाता है, इनके डिस्टेंस कम हो जाता है, और यहाँ पर आकर ये ओवरलैप हो जाते हैं, मैक्सिमम ओवरलैप यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद डी पर ये मजीद फोर्स तो कम हो जाती है क्योंकि एक तरफ फोर्स लग रही है इनको करीब करने की, और उस हिसाब से एक रिपल्शन भी आ रही है जिसकी वजह से ये डी फोर्स कम हो गई है, लेकिन डिस्टेंस कम हुआ पड़ा है। तो ये डी है, डी वाली सूरत हाल। इन पॉइंट ये मैं बता चुका हूँ, तो आगे चलते हैं। The total force that a muscle can apply is a direct function of the number of muscle fibers. तो एक तो इस पर भी डिपेंड करता है कि उस मसल में फाइबर कितने ज़्यादा हैं। तो हर फाइबर जो है वो फोर्स कर रहे, तो तमाम फाइबर्स की फोर्स को टोटल करें तो फोर्स की मिकदार उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि हमारी एक उंगली है उसमें फाइबर्स कम है, मसल फाइबर्स, तो फोर्स भी कम है। उसके मुकाबले में हमारे दीगर मसल्स हैं जो कि जिनमें मसल फाइबर ज़्यादा हैं, तो वहाँ फोर्स भी ज़्यादा हम लगा सकते हैं। द फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 न्यूटन पर क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मसल टिश्यूज। और द अमाउंट ऑफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स ट्रेन्स। तो फोर्स का जो है ये इसका एक और फंक्शन है अमाउंट ऑफ पल्स ट्रेन्स की, कि कितनी पल्सेस वहाँ जा रही हैं, कितने एक्शन पोटेंशियल्स वहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। The phenomenon is shown in the figure। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर आप देखें ये एक एक्शन पोटेंशियल है,
और ये मसल फोर्स है। और जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है तो ये फोर्स बढ़ रही है, और फिर जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल और बढ़ रही है ये और बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ख़ास मकाम पर आकर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा नहीं बढ़ती। So after a certain period of pulse activation, the force plate and exhibit a saturation effect. तो ये saturation effect है कि और नहीं बढ़ रही, saturate हो गए हैं। अब signal of muscles. There are two general methods of recording the electric activity of muscle tissues. One method applies electrodes on the skins. स्किन पर इलेक्ट्रोड लगा दें, जैसे कि हमने ईईजी में दिया, ईसीजी में देखा था। दूसरी ये कि नीडल इंसर्ट कर दें मसल्स के अंदर। तो आपको फिर जो है ये आप मसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन को मेजर कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से। तो ये थोड़े यहाँ इमेजेस दिए हुए हैं कि जब नीडल इंसर्ट होती है मसल्स के अंदर तो उस वक्त कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होती है और उसमें बहुत शार्प बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है। और ये उसके बाद ये उस मसल के अंदर ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर शुरू में नीडल इंसर्ट किया गया तो ज़्यादा है। So the transition from rest to various stages of activity shown in figure B is characterized by the frequency of the measured potential. तो रेस्ट से जो है मुख्तलिफ एक्टिविटी तक ये हमें दिखाया हुआ है यहाँ पर, और ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ measured potential पर। It is important to note that the muscle potential spikes observed during muscle contraction. मसल जब कंट्रैक्ट होगा तो हमें स्पाइक्स नजर आएंगी, जैसे कि नजर आ रहे हैं ना स्पाइक्स, ये इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलीज हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। The potential of muscles excitation is mostly due to calcium ions instead of the regular sodium. तो पहले जो हमारे हार्ट के मसल थे उसमें सोडियम की रिलीज होने की वजह से एक्साइटेशन होती थी मसल्स की, यहाँ पर कैल्शियम आयंस हो रही है और क्लोरीन आयंस के जरिए हो रही है। द मेजर्ड एम्पलीट्यूड यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, ये जो स्पाइक आ रहे हैं of the excitation potential will be an indication of the distance between the muscle fibril and the electrode. अगर तो स्पाइक्स बहुत ही हाई हैं तो जो मसल फिब्रिल्स हैं और इलेक्ट्रोड उनके दरमियान फासला फिर कम है। एम्पलीट्यूड विल डिमिनिश विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू द सोर्स, यानी कि जितना सोर्स से दूर होते जाएंगे तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो एम्पलीट्यूड जो है वो ख़त्म होता जाएगा। जितना दूर होते जाएंगे तो स्क्वायर्ड एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। मसल पोटेंशियल यूजुअली रेंज फ्रॉम 2 to 6 millivolt एंड लास्ट फॉर 5 to 8 milliseconds। ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 to 6 millivolt होगा और ये 8 से 8 milliseconds तक रहता है मसल पोटेंशियल। रॉ EMG is often considered as the noise like signal। जो हमें EMG मिलेगा उसमें नॉइज होगी among almost all biomedical signals, और जिस तरह के बाकी बायोमेडिकल सिग्नल्स में होते हैं तो हमें फिल्टर लगाना पड़ता है। The noise like form makes the processing of EMG relatively different from, हाँ ECG और EEG के मुकाबले में EMG का नॉइज जो है वो डिफरेंट है, उसको साफ करना ज़रा मुश्किल है। The two major characteristics of muscles are evaluated using EMG, namely conductivity and excitability। तो मसल सिग्नल से हम क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं? हम ये मालूम कर सकते हैं कि मसल्स के अंदर कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जो ट्रेवल कर रहा है मसल में वो कंडक्टिविटी कितनी है। अगर वो तेज़ी के साथ कर रहा है तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है,
अगर वो स्लो कर रहा है तो कोई न कहीं कोई रुकावट मौजूद है, मतलब कि मसल सही नहीं है, मसल के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जो कि डेड हो गए हैं। और एक्साइटेबिलिटी के किस वोल्टेज पर ये एक्साइट होते हैं, ये दो चीज़ें हैं जो हम मालूम करते हैं ईएमजी सिग्नल से। In the first type of EMG signal, यानी कि conductivity, the conductivity of the muscle is assessed by स्पेशली मैपिंग द पैटर्न एंड स्पीड ऑफ मसल्स कंडक्टिविटी। तो क्या करते हैं कि जो मसल्स है उसके मुख्तलिफ जगहों पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब यहाँ से जब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से गुजर गया और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा इसको। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी की जो सूरत है वो क्या है। स्पेसिफिक स्टिमुली आर अप्लाइड। अब ये है कि हमने इलेक्ट्रोड तो लगा दिए, तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करें। तो वो कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुली हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कोई करंट यूज़ कर सकते हैं, करंट शॉक यूज़ कर सकते हैं। वो जहाँ पर मालूम करना है वहाँ पर आप उसे थोड़ा सा करंट दो उसे, और उसकी मैग्नीट्यूड कम होनी चाहिए और ड्यूरेशन जो है ना वो भी होनी चाहिए, यानी कि उस पर बिल्कुल आप रखें ना रखें, बस टच करके हटा दें, फिर देखें कि ये ट्रैवल कितनी दूर तक करता है और कितनी जल्दी। स्पाशियल स्प्रेड, यानी कि स्पाशियल स्प्रेड का मतलब है कि ये जो स्पेस, ये स्पेस है, ये इसमें हम स्प्रेड करते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स को। एंड टाइमिंग ऑफ द स्पाइक्स ऑब्जर्व्ड ऑन द ईएमजी इज एक्सपेक्टेड टू रिवील एनी डैमेज टू द मसल्स फाइबर्स। तो हम देखते हैं कि कितनी स्पीड से कंडक्ट होकर आया है, यानी एक्शन पोटेंशियल। जब हमने उसे करंट दिया तो एक्शन पोटेंशियल जो हमने मसल के एक इलेक्ट्रोड पर लगाया है वहाँ उसने हमें इंडिकेट कर दिया कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से गुजर गया है। अब दूसरा जो फासले पर है वहाँ पर कितनी देर तक पहुँचा है, तो यहाँ से पता चलता है कि मसल कितना डैमेज है, मसल के फाइबर। ये तो था कंडक्टिविटी का। तो एक्साइटेशन मेजर्स experiments typically electric or non-electrical stimuli with different amplitude are applied to a point on the muscles and the EMG of neighboring position is measured। हम देखते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, मतलब से हमने करंट दिया तो इलेक्ट्रोड पर देखा कि जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और फिर आगे जाकर दूसरे उस पर कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि उतना ज्यादा वो सुकड़ा है, उतना ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मसल। तो कॉन्ट्रैक्ट का होना और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर रिलीज होकर वापस आ जाना, इसी को ही तो कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। Other types of EMG experiments include different identification of the muscle strength. The total force of a muscle contraction and the number of motor units activated in a muscle's activity are directly reflected in the amplitude of EMG. Factors such as the size of the muscle, the position of the muscles, and the thickness of the subcutaneous fat must be taken into account। ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ मालूम करने लगे तो दो मसल का जब आपस में मुवाजना करने लगे कि कौन से मसल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हमने साइज, मसल का साइज भी देखना है, मसल की पोजीशन भी देखनी है कि भाई स्किन के करीब वाले मसल जो हैं इलेक्ट्रोड उन तक पहुंच जाते हैं और उनकी पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल मालूम हो सकता है। लेकिन जो डीप वाले मसल्स हैं उनके एक्शन पोटेंशियल जो हमारा इलेक्ट्रोड मालूम करेगा तो वो काफ़ी नीचे होगा, तो फिर उसमें उसकी सिग्नल इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन बिटवीन मसल्स एंड इलेक्ट्रोड मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जब आप इलेक्ट्रोड लगाते हो स्किन पर तो हमें फिर ये देखना होगा कि स्किन किस किस्म की आपने तैयार की है कि नहीं की, और वो डेड सेल्स वहाँ नहीं है। In every one of the EMG based experiments certain technical and practical issues must be considered। तो वो टेक्निकल इश्यूज हमें देखने होंगे। तो आप इसे देख लें, वो वही है कि इलेक्ट्रोड आपने सही लगाया है और in such cases often the EMG of some other still functional muscle is used to create the command। This is done by measuring the EMG of the healthy muscles
and based on the type of motions of the healthy muscles and therefore the shape of the EMG signals, the desirable command is detected and sent to the prosthetic limb. अच्छा, ये बता रहा है कि ये हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई मसल हमारा काम नहीं कर रहा है और वहाँ पर हमने प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया हुआ है, तो जहाँ तक मसल हमारे काम कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रोड्स हैं, तो हम सिग्नल मालूम करें कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाथ कटा हुआ है और वहाँ पर हमारा प्रोस्थेटिक हैंड है हमारा, यानी कि एक उससे क्या कहेंगे, आर्जी सा हैंड है, मसनूई हैंड रबड़ का और रोबोटिक टाइप, तो पहले तो आप वो सिग्नल आप देख लें कि माइंड कहे कि हाथ बंद करना है, तो जब वो हाथ बंद करें तो फिर आप वो इलेक्ट्रोड के सिग्नल्स देख लें कि क्या मैग्नीट्यूड होती है। उस बाजू के चारों तरफ मुख्तलिफ ज़ाविये पर आप इलेक्ट्रोड रख लें और जब हम हाथ बंद करने लगें तो वो सिग्नेचर देख लें। अगर एक उंगली ऊपर नीचे करें या एक दूसरी उठाएं या दो उठाएं या कम्बिनेशन ऑफ 3 उठाएं या 4 उठाएं या मुक्का बनाएं या मुख्तलिफ किस्म के आप एक्शन परफॉर्म करें, तो उससे आपको ये जो मसल्स में एक्शन पोटेंशियल कम्बिनेशन ऑफ मसल से बनता है उसके सिग्नेचर मालूम कर लें और हर सिग्नेचर को फिर एक एक्शन जो है वो असाइन कर लें। अगर मशीन लर्निंग के जरिए भी हो सकता है कि वहाँ से एक पैटर्न, वहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल आया जो बहुत सारे मसल्स का मजमुआ है, तो वो देखें कि किस एक्शन को ये ज़्यादा क्लास को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल वो है कि मुक्का बनाने को, तो फिर आगे वो ट्रांसलेट हो जाए हमारे रोबोटिक आर्म को और वो मुक्का बना ले या रिलीज कर ले, या जैसे किसी को बुलाते हैं या गिलास पकड़ने वाला, तो ये वही बात कर रहा है कि इसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। When a person loses an extremity का मतलब कि बाजू या टांग जो है वो अगर कट जाए, start using artificial prosthesis, there is a need to allow the person to initiate the command for certain type of motion in the artificial limb. In such cases, often the EMG of some other still functional muscles is used to create the command. This is done by measuring the EMG of the healthy muscles, and based on the type of motion of the healthy muscles and therefore the shape of the EMG signal, the desirable command is detected and sent to the prosthetic limb. Most often in prosthesis, the EMG-based command drives the servo motors and a battery that are battery operated. These servo motors control the motion of prosthetic limbs. Using other muscles to drive prosthetic system need a significant period of training for the person using. हाँ ठीक है, जब वो बन जाएगा तो फिर पर्सन को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उससे यूज टू होने के लिए। न्यूरोमस्कुलर डिजीज एंड EMG, तो जैसे शुरू में मैंने बताया था कि मसल्स की वर्किंग दो चीज़ों पर मुश्तमिल हो रही है, एक तो मसल्स खुद है, दूसरा न्यूरॉन है जो कि न्यूरोमीटर पर जाके कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ। तो अब EMG से जुड़े हुए न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस क्या हैं? The majority of muscular diseases have a neurological basis. ठीक है, मस्कुलर जो डिजीज हैं वो काफ़ी ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस हैं। Several neuromuscular diseases are diagnosed by processing of the EMG signal and detecting particular deviation from the normal EMG. In diagnostics using EMG, the exact deviation identify the source of the disorder. तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे डिसऑर्डर इन द सेल बॉडी और द नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल में मसला हो गया है जैसे मैंने बताया था कि नर्व सेल में जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल मूव नहीं कर रहा है। डिस्टर्बेंस इन द एक्सन ऑफ द नर्व डिलीवरिंग द एक्साइटेशन, ये दोनों न्यूरोलॉजी डिजीज से मुतालिक हैं। फेलिंग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन विद इन मोटर यूनिट, ठीक है, जहाँ पर यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर और मसल आपस में जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा।
वहाँ पर बहुत से मसले हो सकते हैं। हो सकता है वो ACH जो प्रोटीन है वो नहीं सेल मेम्ब्रेन में जा रही। डिफेक्ट्स इन द मसल सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में भी मसला हो सकता है। जनरल इम्परफेक्शन इन द इंटायर मसल्स, हो सकता है कि वो मसल में कुछ जो सेल्स हैं वो डेड हो गए हों। The partial or complete loss of EMG signal is often due to the loss of nervous excitation. The nerve cell attached to the motor unit may degrade at various locations between spinal cord and the motor unit, thus depriving the muscles of the action potential. This in turn results in a significant reduction of EMG strength or even complete loss of this signal. यानी कि जब आपका यहाँ मसला आ जाए, करते हैं क्या, यहाँ मसला आ रहा कि यहाँ से कोई वो ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा, ये न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन है, तो यहाँ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो फिर या तो यहाँ मसला आ रहा है या फिर ये एक्सन जो है, ये न्यूरॉन का जो एक्सन है यहाँ मसला है या उससे पीछे कहीं मसला है। तो बहरहाल इसकी वजह से या तो मसल मुकम्मल काम नहीं करेगा या पार्शली काम नहीं करेगा, और ये हमें पता चलेगा EMG सिग्नल पर कि वो सिग्नल में स्ट्रेंथ नहीं होगी, एम्पलीट्यूड नहीं होगी, वो थोड़ा सा फ्लैट सा नजर आ रहा होगा, स्पाइक्स उस तरह की नहीं होंगी जैसा कि नॉर्मल मसल की होती है जब वो एक्सटेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। A muscular disorders will require different types of clinical attention than the nervous disorders. पहले तो हमने पढ़ा था नर्वस डिसऑर्डर देंगे, न्यूरॉन का मसला है, लेकिन जो मसल्स के अंदर अगर मस्कुलर डिसऑर्डर है तो फिर क्लिनिक में वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तरीक़ेकार हैं। The EMG will most likely not reveal the neurological cause or the visually observed abnormalities in the muscle functions. तो EMG से हमें नहीं मालूम होता कि न्यूरोलॉजिकल कॉज क्या है। Several examples of disease related to either the neural mediations or the muscular dysfunctions are, ये वो डिजीज हैं जो कि या तो मस्कुलर डिस्फंक्शंस हो गए हैं की वजह से हैं या न्यूरोलॉजी डिजीज हैं। पार्किंसन डिजीज है, रेडिकुलोपैथी है, प्लेक्सोपैथी है, पॉलीन्यूरोपैथी और मायोपैथी, एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज और एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS। तो देखें ये हमारे पास ये न्यूरोलॉजी के हैं और ये बाकी जो है मसल से मुताबिक हैं। In all aforementioned disease, the EMG signal is frequently used to discover the different types of nerve damage. तो EMG से हमें फिर उसके पैटर्न से पता चलता है कि ये इनमें से कोई एक बीमारी का मसला है। So abnormal innervation, when the nerve cell has effectively been destroyed, there will be no more action potential delivered to the motor unit that innervates the muscle fibrils. ठीक है, तो मोटर यूनिट मैंने थोड़ा सा दिखाया हुआ जो फिगर में है, एक बल्ब सा जहाँ पर न्यूरॉन और मसल्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो अगर नर्व सेल हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि एक्शन पोटेंशियल डिलीवर नहीं हो रहा मसल फाइबर को, तो ऐसी सूरत को वो कहते हैं कि एबनॉर्मल इनर्वेशन है। डैमेज टू द मोटर न्यूरॉन कैन रिजल्ट फ्रॉम सेवरल इलनेस, और ये जो डैमेज है मोटर न्यूरॉन की डैमेज, ये बहुत बीमारियों में से एक पोलियो है कि पोलियो में ये जो मोटर यूनिट है ये डैमेज हो जाता है। ये न्यूरॉन और मसल्स की जो जहाँ कनेक्शन है वो डैमेज हो जाता है और वहाँ से एसिटाइल कोलिन मसल के सेल मेम्ब्रेन में नहीं पहुँच रहा होता। When the continuity of the axon of an innervating neuron has been compromised by mechanical or physiological means, the motor unit will be
denervated, loss of nerve connection to tissues, तो टिश्यू के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता. The muscle is thus partially paralyzed, and with increasing damage, more severely paralysis will occur. Denervated muscle fibrils, यानी denervated muscles वो है जहाँ पर हमारे मोटर यूनिट में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे और वो एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंच पा रहा है. तो मसल फिब्रल शोज अ पर्टिकुलर पैटर्न, उसके खास पैटर्न है जो जिनको ये बीमारी है. शॉर्ट फ्लक्चुएशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड, फ्लक्चुएशंस हैं लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है. इन द ईएमजी व्हेन इट स्टार्ट्स, और यह बात याद रखिएगा कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, ईईजी सिग्नल हैं और ये हार्ट के सिग्नल हैं, उसका सिग्नल एम्पलीट्यूड कम है. मसल के ज़्यादा हैं, क्योंकि मसल जो है वो बहुत नुमाया मूवमेंट करता है और एक बड़े हिस्से को जो है मूव करता है. तो इसलिए वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल भी फिर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर काम कर रहे होते हैं. तो अगर वहाँ पर यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो और फ्लक्चुएशन भी कम हो, फ्लक्चुएशंस कम होने से मुराद यह है कि पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन में गैप ज़्यादा हो गया है, और एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से यह है कि एक्शन पोटेंशियल की वो स्ट्रेंथ नहीं है. फुल सारा जो है सारे मसल एक वक्त में पोलराइज और डिपोलराइज नहीं हो रहे हैं. तो इससे फेब्रिलेशंस कहते हैं. सेवरल डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द, यानी कि डिनर्वेशन होने के बाद काफ़ी दिनों के बाद जो है हमें इस तरह का पैटर्न नज़र आता है. तो आप देख रहे हैं कि ऊपर ये वो ईएमजी सिग्नल है जिसमें कि डिनर्वेटिव मसल फिब्रिल दिखाया गया है. Mechanically, these muscle fibrils will show contraction, twitches with minimal contractibility. यानी कि मसल फिब्रिल्स जो हैं वो बहुत ही मामूली कंट्रैक्टिबिलिटी दिखाएंगे. मामूली कंट्रैक्टिबिलिटी दिखाने से मुराद यह है कि मायोसिन और एक्टिन आपस में पूरी तरह ओवरलैप नहीं होंगे, बल्कि थोड़े से ओवरलैप होंगे. और इसमें हो सकता है कि सारा मसल अफेक्टेड ना हो. In case of muscle denervation, generally the composition of the EMG recording gets even more complicated. In the normal cases, one axon of a single neuron innervates only a single motor unit. तो एक मोटर यूनिट के लिए एक एक्सन. When neurons leading to a motor unit die, the affected muscle fibers can be innervated by branches from adjacent stimulating neurons. तो जिस मोटर यूनिट का न्यूरॉन डेड हो जाए तो वो दूसरे जो न्यूरॉन हैं एडजेसेंट वाले, उनसे फिर वो एक्शन पोटेंशियल ले रहे होते हैं. द एडजेसेंट न्यूरॉन्स फ्रॉम extensions on the abnormal motor unit that can typically control several dozen muscle fibers. This process is referred to as collateral innervations. In collateral innervation, the measuring EMG might be composed of the signals from several neighboring motor units. Specifically, collateral innervation affects the EMG recording in such a way that an increase in amplitude and duration of the waveform is observed. In addition, the configuration of the EMG becomes more complex because one neuron is innervating more muscle fibers and the motor unit is spread out over a larger area. Pathological motor unit. Individual motor units' functional knowledge makes it possible to develop an understanding of some of the major pathological conditions that affect predominantly the skeletal movement. The relatively well-known condition of muscular dystrophy include muscle fiber degeneration and a direct interference with the contractile ability of the muscle fiber. The EMG characteristics of the muscular dysfunction are repetitive sequence of myotonic episodes. One of the main disorders in peripheral motor neurons is anterior horn cell disease, ALS. 1 out of 100K people, 1 लाख में एक बंदे को ये होता है. This is a disease in which the motor units are affected and result of nerve damage, degeneration, also known as Lou Gehrig's disease. Symptoms are severe molecular collapse,
associated with the extreme weaknesses. The disease can, हाँ, जब ये बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए और मसल सारे डैमेज हो जाए तो हो सकता है कि फिर ये डेथ हो जाए उसकी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं. In this case, the EMG shows spontaneous activity, aberrant discharge, abnormal recruitment, reduced interference patterns. Radiculopathy, the nerve cells leading to the motor units are ischemic and are subjected to an inflammatory process. ठीक है, वो swallowed हो जाते हैं. In this disease, the EMG reveals the signs of focal demyelination of the nerve cells, the damage or lack of myelin cover around the axon. एक्सन के अराउंड जो है कोई कवर है माइलिन और वो डैमेज हो जाए तो फिर ये है कि उस पर एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट नहीं हो रहा. Radiculopathy is also characterized by the excitation frequency and suddenly drops followed by an immediate increase in the depolarization frequency. Depolarization frequency कभी बढ़ जाती है और कभी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है. Under acute severe compression of an axon of the nerve cell, the EMG shows fibrillation with 10 to 21 following the injury to the nerve cells. तो इंजरी के 10 से 21 दिनों के बाद जो है ये EMG पैटर्न में मिलता है. Plexopathy, another disease associated with the damage on the stimulating nerve, involves either in the brachial or lumbosacral plexus. तो ये हमारे पास EMG plexopathy की आ रही है. The visible results are decreased movement capabilities and diminished sensation. Sensation खत्म हो रही है और movement जो है वो decrease हो रही है. This type of neural disease can be caused by inflammation or compression of the nerve. The EMG signals are like those observed in the radiculopathy combined with the different patterns in the central nervous system observed in the EEG signal. A major difference between radiculopathy in which central nervous system is unaffected and plexopathy in which the brain waves to show some irregular patterns. अगर ब्रेन यानी कि ये इसमें एक तो हमें रेडिकुलोपैथी वाला पैटर्न नजर आएगा, दूसरा जो EEG सिग्नल है वो भी इरेगुलर आएगा. तो ये दो से कंबाइन होकर हम प्लेक्सोपैथी को मालूम कर सकते हैं. Polyneuropathy is a disorder of the peripheral nerves. The distal nerve axons are more likely to be affected than the proximal fibers. The EMG of the patient suffering from polyneuropathy shows sign of denervation of the muscles. Myopathy is a purely muscular disorder. ये नर्व सेल का नहीं है, ये हमारे मसल का मसला है. यहाँ पर आपको याद है मायोपैथी से कि हमारे पास एक मायोसिन फिलामेंट है जो कि एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है, तो उसी से ये नाम दिया हुआ है इसको. द पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आर रिलेटेड टू आयन चैनल डिसफंक्शन इन द मोटर यूनिट. One chronic disorder that may be associated with the neuromuscular cause is cerebral palsy. Cerebral palsy is a brain disorder in the motor areas of the cerebrum. Abnormal neuromuscular transmission in motor units. तो ये एक और है बीमारी जिसमें कि जो मसल्स हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल नहीं जाता और वो डेड सेल और वो एक पैरालिसिस की सूरत हाल होती है. तो फेस एक साइड से नीचे को जो है वो गिर जाता है. Certain diseases are known to cause abnormal transmission within motor units. तो मोटर यूनिट्स में ट्रांसमिशन एबनॉर्मल होती है. कुछ डिजीजेस इस तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं. द मोस्ट नोन केस ऑफ सच एबनॉर्मलिटीज इज myasthenia gravis. The pathological condition of myasthenia gravis involves a blockage of the nicotinic ACH acetylcholine receptors on muscle fibers leading to paralysis. ठीक है, ये जो जहाँ पर हमारा जंक्शन है वहाँ ACH वो रिलीज कर रहा है, लेकिन मसल की साइड पर जो रिसेप्टर है ACH को लेने वाला वो काम नहीं कर रहा है. तो
जब वहाँ पर उसे एक्शन पोटेंशियल नहीं जा रहा मसल्स को, तो फिर ये पैरालिसिस को लीड कर सकता है। दिस इज अ chronic illness classified by abnormal rapidly occurring fatigue in the skeletal muscles। ठीक है, ये क्रॉनिक है, एक दफ़ा हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता, इसका मैनेज करना पड़ता है। द फर्स्ट कंट्रैक्शन विल प्रोसीड नॉर्मली। इसमें ये होता है कि पहला कंट्रैक्शन तो ठीक रहता है, जैसे ये देखो, ये पहला कंट्रैक्शन ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कंट्रैक्शन है वो स्लो होते 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 बिल्कुल खत्म हो जाता है और कंट्रैक्ट नहीं होता है। इन अल्जाइमर डिजीज द न्यूरोट्रांसमीटर is selectively destroyed and thus muscles function is impaired। तो ज़्यादातर ये जो EMG के मसले हैं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पर हैं, ये पार्शली ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये पार्शली ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अल्जाइमर का मसला आ रहा है, और बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें तो फिर ये पैरालिसिस का मसला आ जाता है। Another well-known muscle-related disease is anterior poliomyelitis, especially attacking in and killing मोटर न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पोलियो की बात कर रहे हैं। Parkinson disease may be the most well-known type of neurotransmitter disease, a disease of the motor unit in which the regulation of an important neurotransmitter called dopamine is severely disturbed। तो ये जो डोपामाइन हार्मोन्स है ये फिर रिलीज नहीं होती हैं और पार्किंसन डिजीज का मौजब बनती हैं, और often identified by the muscle tremors, especially visible continuous shaking of the hands। तो ये तो विजिबली हमें नजर आता है कि पार्किंसन का है। Other symptoms include the loss of the ability to move fast, effects in the muscle cell membrane। ठीक है, ये आप देख लें कि शुरू में एक मूवमेंट हुई है, लेकिन बाद में फिर वो ग्रेजुअली स्लो हो जाती है। Okay, an example of EMG of a myotone muscle is presented in figure। In such disease, the muscle fibers themselves degenerate over time, resulting in a total lack of EMG signals। शुरू में होता है, फिर आस्ते आस्ते वो डिजेनरेट होता है, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाता है, और बाद में वो EMG सिग्नल नहीं रहता है। These disease often show gradual decrease of the EMG strength। तो स्ट्रेंथ क्या है? ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ को कहते हैं, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी होगी। The force generated by the muscles directly affect the amplitudes and frequencies of the EMG signal। Different signal processing measures, especially the root mean square value, can be used to quantitatively measure the muscle's activity for such studies। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? रूट मीन स्क्वायर सिग्नल को लेंगे और हम इसे क्वांटिफाई करेंगे कि इसका रूट मीन स्क्वायर क्या है, और फिर बताएंगे कि जो फोर्स जनरेट हो रही है वो कितनी है। तो ये इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यूज, तो रूट मीन स्क्वायर इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, ये कुछ सिग्नल्स हैं हमारे पास EMG की। तो ये वो हैं कि जब न्यूरोलॉजिकल मसला हो, और ये वो हैं जो कि मसल के साथ मसला हो। तो ये है जब आप इलेक्ट्रोड्स जिस्म में डालते हो, तो ये नॉर्मल कैफियत है। इंजर्शनल एक्टिविटी ये नॉर्मल है, लेकिन किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल मसला हो तो फिर ये इस तरह से फैल जाता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हाई नहीं लो हो जाती हैं। लोअर मोटर में और अपर मोटर में ये है, और अगर मसल्स का मसला हो तो फिर ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नॉर्मल में ये है, और अगर उसे न्यूरोलॉजिकल मसला हो तो EMG हमें ये दिखाएगा, और अगर मसल्स का मसला है तो EMG हमें ये शेप दिखाएगा। तो यहाँ ये दी हुई हैं कुछ शेप्स। रेशियो बिटवीन मसल फोर्स एंड मसल कंट्रैक्शन, कि फोर्स जितनी लगे और कंट्रैक्शन जितना हो, इनका जो रेशियो है इज एन इम्पोर्टेंट मेजर इन इवैल्यूएटिंग द मसल कंडीशन एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज मसल्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस। EMG की एप्लीकेशंस
मसल्स अंडरगोइंग फटीग पोर्ट्रे विजिबल चेंजेस हैं। तो मसल जब ख़राब होता है तो ईएमजी के अंदर जो चेंजेस हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। These changes include the reducing in the EMG amplitude, हो सकता है एम्पलीट्यूड कम हो रहा हो, जैसे ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। रिडक्शन इन द ईएमजी पावर, एम्पलीट्यूड जब कम होगा तो फिर पावर भी कम होगी। क्योंकि अगर हमें कहेंगे सिग्नल की एनर्जी क्या है तो आप सम कर लें उस सिग्नल को, ठीक है। और अगर आपसे कहेंगे पावर क्या है तो आप उस एनर्जी का स्क्वायर ले लें, ये पावर दिखाता है। रिडक्शन इन द पावर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स आर द ईएमजी डिराइव्ड। तो एक और ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी है उनकी पावर कम हो जाती है। Generally, muscle fatigue is expressed as a reduction in the high frequency contents with a shift in power to the lower frequencies. All these changes can be accurately measured with signal processing techniques. For instance, a high pass filter captures the fast variations and the power of these combination is used to evaluate muscle fatigue। ठीक है, अब हमें ये बता दिया कि मसल फटीग में सिग्नल में क्या मसले होते हैं। एम्पलीट्यूड जो है रिडक्शन हो जाती है, अच्छा पावर की रिडक्शन हो जाती है, अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी की पावर रिड्यूस हो जाती है, हाई पावर वाली फ्रीक्वेंसी। तो आप हायर फ्रीक्वेंसी निकाल लें सिग्नल प्रोसेसिंग के ज़रिए, फिल्टर लगा दें हाई पास फिल्टर, वो सारी आ जाएंगी, आप फिर उसकी पावर निकाल लें। The timing of the depolarization spikes in EMG signal in reference to the neural impulses is used to identify the conduction and the time response of muscles। ठीक है, एक और चीज़ जो हम मसल्स के हवाले से देखते हैं वो कंडक्टिविटी है और एक्साइटेशन है। तो कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि डिपोलराइजेशन जनरेट हुआ तो वो प्रोपेगेट होकर दूसरी जगह कितनी देर तक पहुंचा है। सिग्नल प्रोसेसिंग कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट दिस। तो डिपोलराइजेशन जहाँ पर होता है वहाँ स्पाइक्स ऊपर बढ़ जाती हैं, यानी कि डिपोलराइजेशन हुआ तो ये स्पाइक्स आ गई, फिर डिपोलराइजेशन हुआ तो ये स्पाइक आ गई, फिर डिपोलराइजेशन हुआ तो ये स्पाइक आ गई। तो इस स्पाइक के दरमियान कितना फासला है उसको टाइम के साथ रिलेट कर दें तो हमें पता चलेगा कि डिपोलराइजेशन कितने टाइम के बाद हो रही है। अगर ज़्यादा टाइम के बाद हो रही है तो कंडक्टिविटी स्लो है। फिर सोर्स ऑफ नॉइज ऑन ईएमजी। ईएमजी आपके पास सिग्नल है और अरशद खान क्या मतलब है सोर्स ऑफ नॉइज ऑन ईएमजी? सोर्सेज ऑफ नॉइज ऑन ईएमजी। सर इसमें जो मसल्स होते हैं ना सर, इसके बारे में है कि जो है ना, नहीं, इसका मतलब यह है कि ईएमजी सिग्नल में जो नॉइज पैदा होती है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। अच्छा जी सर, किन किन वजह से ईएमजी में नॉइज पैदा होती है। जी सर। तो अब हम ये पढ़ने लगे कि इन ऑर्डर टू अचीव टू वे मोशन, फॉर एग्जांपल एक्सटेंडिंग एंड फ्लेक्सिंग एन आर्म, अगर हम टू वे मोशन देखना चाहते हैं कि हम अपने बाजू को ऐसे फैला लें और फिर बाद में दोबारा इकट्ठा कर लें, ये दो मोशंस हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि दो ग्रुप्स चाहिए मसल्स के काम करने के लिए। एक मसल ऐसा हो जो कि उसको फैला दे और दूसरा मसल का ग्रुप ऐसा हो जो उसको खींच के वापस ले आए। तो दो ग्रुप ऑफ मसल्स चाहिए और हम मसल्स की बात कर रहे हैं। So every skeletal muscle has an antagonist to stretch the contracted muscles after relaxation। तो हर जो skeletal muscles है उसके पास एक अपोजिट फोर्स भी होती है कि जब आप रिलैक्स करते हो तो एंटागोनिस्ट जो है उसे वापस बुला लेता है। तो दो चीज़ें होती हैं हर मसल के अंदर, एक एगोनिस्ट है जो फैला रहा है और दूसरा एंटागोनिस्ट है जो कि उसे वापस खींच रहा है।
Since each muscle can only perform a one-way motion, it receives and generates only a binary signal. तो हर मसल जो है वो एक वे मोशन परफॉर्म करता है, या तो वो फैला रहा है या उसे सुकेड़ रहा है, तो ये बाइनरी सिग्नल है कि या ऑन है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, अगर ऑफ है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. So this agonist and antagonist principle is essentially the main source of crosstalk and noise. अब देखो, एक है जो फोर्स, एक मसल का ग्रुप है जो हाथ को फैला रहा है, और दूसरा है जो कि हाथ को, एक और मसल का ग्रुप है जो कि हाथ को खींच रहा है. अब ये दोनों मसल्स अपने काम करने के लिए ये कैसे काम करते हैं, दोनों में एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है. अब ईएमजी सिग्नल में दोनों सिग्नल आ गए हैं, तो बाज़ जगह पर ये जो फैलाने वाले हैं और सुकेड़ने वाले हैं वो ये ओवरलैप हो जाते हैं. तो ये जो ओवरलैप जहाँ होता है इसे हम कहते हैं क्रॉस टॉक, और इसे हम कहते हैं ये नॉइज है. तो ये सोर्स ऑफ नॉइज है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट प्रिंसिपल की वजह से. तो और ये ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड द सरफेस ईएमजी ऑफ द एगोनिस्ट मसल्स. तो ये बहुत मुश्किल है कि आप सिर्फ एगोनिस्ट मसल के ही ईएमजी निकाल लो. जब आप एगोनिस्ट मसल्स के ईएमजी निकालने लगते हो ना, तो उसके अंदर एंटागोनिस्ट के सिग्नल भी अंदर आ जाते हैं. तो ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अराउंड मसल सेल्स, तो वो कैसे आ जाते हैं, क्योंकि मसल्स की जो बाउंड्री है, रेजिस्टेंस कम है, वहाँ से जो यानी कि कंडक्टिविटी है ना, यानी करंट बहता है, तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है. So the surface electrodes will detect action potentials of several muscle group, including the antagonist muscles simultaneously. तो हमने फॉर एग्जांपल हाथ फैलाने के लिए जो ग्रुप ऑफ मसल्स है उसका ईएमजी लेना है, तो इलेक्ट्रोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल उसके ले लेंगे, लेकिन साथ ही कुछ मसल्स ऐसे हैं कि वो सुकड़ रहे हैं, कुछ फैल रहे हैं, कुछ सुकड़ रहे हैं, तो सुकड़ने वाले के भी ले लेते हैं मैं. ये सोर्स ऑफ नॉइज है. ठीक है, सोर्स ऑफ नॉइज ईएमजी सिग्नल में ये है, और मेजर सोर्स. इसको कैसे दूर करेंगे, तो द क्रॉस टॉक इफेक्ट कैन बी अवॉइडेड एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट. तो कुछ हद तक हम दूर कर सकते हैं. वो कैसे? बाय फिल्टरिंग द रिकॉर्डेड सिग्नल एंड अप्लाइंग थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. हम थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि फैलाने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है और जो ईएमजी का एम्पलीट्यूड आ रहा है वो इतना है, और जो सुकेड़ने के लिए जो आ रहा है उनका एम्पलीट्यूड इतना है. तो थ्रेशोल्ड लगाकर हम फिर बता देंगे कि इफ एम्पलीट्यूड इज दिस देन इट इज एंटागोनिस्ट, एल्स इट इज एगोनिस्ट फोर्स. ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ. ठीक है, आपको ये समझना चाहिए. अदर सोर्स ऑफ नॉइज और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. अदर सोर्स ऑफ नॉइज ऑन द सरफेस ईएमजी आर ईसीजी एंड ब्रीदिंग सिग्नल. ईएमजी के अंदर और भी हैं हमारे पास नॉइज. एक तो ये है कि ईसीजी का सिग्नल आ सकता है, यानी कि हार्ट का, ब्रीथ का सिग्नल भी आ सकता है. तो बहरहाल हम इनको आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि हार्ट का सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और रेस्पिरेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये हमें मालूम है कि फिक्स है. तो हम आराम से बैंड पास फिल्टर लगा के इसको रिमूव कर सकते हैं और हमें ईएमजी सिग्नल आ सकता है. तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि ईएमजी में नॉइजेस के सोर्सेस कौन से हैं, और फिर उससे हटाने के लिए हमारे पास टेक्निक्स कौन सी हैं. ओके, ठीक है. आगे आ रहा है टाइम डोमेन एनालिसिस. आपके पास ईएमजी सिग्नल है. फॉर एग्जांपल ये ईएमजी सिग्नल मैं इधर दिखा देता हूँ. ये ईएमजी सिग्नल है फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने. नीचे देखो टाइम है, नीचे टाइम है, और बाकी ये एम्पलीट्यूड है. यानी इस तरह से ये जो आ रहा है, नीचे टाइम है और साइड पर उनकी जो हाइट आ रही है एम्पलीट्यूड है. ये है कि आपके पास ईएमजी सिग्नल है टाइम डोमेन के अंदर. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आपके पास ईएमजी सिग्नल है और टाइम डोमेन के अंदर है. अब आपने वहां से फीचर्स कैसे निकालने हैं.
और टाइम डोमेन में ही रहना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं जाना। सो फॉर द सिग्नल प्रोसेसिंग एज विद अदर सिग्नल सच एज ECG और EEG, ये ECG आना था, मैं H लिख दिया, तो बहरहाल इसको जो है वो चेंज कर, ये ECG है। There is a standard set of features that can be used to investigate and compare the clinical significance of the image, ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ फीचर्स हैं कि हम EMG के सिग्नल टाइम डोमेन एनालिसिस में निकाल सकें। हाँ अरशद, हम क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम जो नया टॉपिक स्टार्ट किया ना वो है टाइम डोमेन एनालिसिस, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि EMG सिग्नल जो टाइम डोमेन में है उसके अंदर रहते हुए हम फीचर निकाल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं कुछ। So the feature of interest in 1D muscle signal image processing that are always informative features for any kind of biomedical signals, तो वो कौन से हैं फीचर्स जो इम्पोर्टेंट है? वो है द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्नल इन स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेट कोएफिशिएंट्स एट डिफरेंट स्केल्स, complexity, mobility, fractal dimensions, ये वो फीचर्स हैं। Some specific features are more frequently used for the EMG signals than for other signals, ठीक है। ये तो हमारे पास हैं मिक्स किस्म के फीचर्स। क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज, ये तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात हो रही है। वेवलेट कोएफिशिएंट एट डिफरेंट स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी है, मोबिलिटी है, फ्रैक्टल डायमेंशंस है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास हैं और टाइम डोमेन के हैं। वो क्या है? वो है रूट मीन स्क्वायर एनालिसिस। और रूट मीन स्क्वायर का मैंने फार्मूला दिखा दिया आपको, ठीक है। ये रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको भूल गया हो तो ये रूट मीन स्क्वायर का है फार्मूला, ठीक है। आप तमाम सिग्नल के पॉइंट के स्क्वायर लेकर उसको 1/n करके अंडर रूट ले लें तो रूट मीन स्क्वायर आ जाते हैं। और ये सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू को हम स्केलर वैल्यू कहते हैं। अच्छा, दूसरा है कि एवरेज रेक्टिफाइड AVR, since EMG is the signal for several muscle cells combined, यानी कि EMG सिग्नल जो है बहुत सारे मसल्स का कंबाइंड सिग्नल होता है, तो एवरेजिंग कैन रिवील commonalities that will get lost in the collective signals. तो एवरेज बेहतर है। और द एनर्जी ऑफ द EMG सिग्नल एज अ कॉमन डिनोमिनेटर कैन प्रोवाइड द क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ द मसल ग्रुप। इसके अलावा अगर आप उसकी एनर्जी निकालते हैं तो क्लिनिक में जो है ज़रा उसका फ़ायदा ये है कि हम देखते हैं कि ये हाथ का मसल्स है और इतनी एनर्जी है, ये फिंगर के मसल्स हैं इसमें इतनी एनर्जी है, तो फिर स्टैंडर्ड कितनी एनर्जी होती है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि मसला क्या हो सकता है। ये रूट मीन स्क्वायर का आपके सामने दिया हुआ है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ द EMG सिग्नल, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर ही पावर ऑफ द EMG सिग्नल है। रूट मीन स्क्वायर किसी सिग्नल को दो ना तो वो एक किस्म का पावर ऑफ द सिग्नल भी है। द पावर ऑफ द सिग्नल कैन डिफाइन मसल फटीग, evaluate the strength, the force generated by the muscles contraction, मसल जब कंट्रैक्ट होता है तो कितनी फोर्स वो ले रहा है। assess the ability of a muscle to handle mechanical resistance, while the second order power which constitute the core idea of RMS is useful measure energy evaluation. First order derivation of the EMG is also used to assess the signal, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है और हम उसमें से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन निकाल सकते हैं। ये भी यूजफुल फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 सिग्नल्स हैं तो 10वें सिग्नल को 9वें सिग्नल में से माइनस करें, 9वें को 8वें से माइनस करें, 8वें को फिर 7वें से माइनस करें, तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। और जो हासिल हुआ है उसको भी फिर इस तरह से अगर माइनस करना शुरू करें तो सेकंड ऑर्डर है। रिप्रेजेंटिंग द EMG सिग्नल
has X another important feature called the AVR. ये AVR का फॉर्मूला है। तो AVR और RMS ये हमारे पास टाइम डोमेन एनालिसिस में EMG के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है। रूट मीन स्क्वायर की ये इक्वेशन है, AVR की इक्वेशन ये है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेट डोमेन एनालिसिस, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ और साथ ही मैं आपको बताने लगा कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। और ये मैंने आपको अभी सेंड कर देना सबको। जो हमारा पेपर है उसके 3 सेक्शन हैं। छह लेक्चर हैं हमारे और तीन सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो एक इबारत होगी, एक स्टेटमेंट होगी और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। तो इबारत आप पढ़ लेंगे, नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, तो जब उसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक क्लू आ जाएगा कि इसमें क्या है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 मार्क्स के ईच शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और वो 22 मार्क्स के हैं और 11 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और 8 मार्क्स के मैंने MCQs दिए हुए हैं। और मैंने पेपर इस तरह से बनाया है कि कोई एक लेक्चर पर फोकस नहीं किया है, तो तमाम में से ही मैंने थोड़ा थोड़ा वो किया ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सके सारे उसकी कोर्स की। तो ये शामिल है इसमें, ये वो पार्ट है जो हमने मिड के बाद पढ़ा था वेवलेट का। तो तमाम स्लाइड में से एक एक दो दो जो MCQs है वो मैंने दिए हैं। अच्छा, ये जो इस स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे कि कुछ मैंने रेड मार्क्स किए हुए हैं और वो क्वेश्चंस हैं। हाउ टू चूज अ मदर वेवलेट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इन पर आपने ध्यान देना है। ये 4-5 है यहाँ पर। हाउ टू चूज द नंबर ऑफ द बेसिस फंक्शन फॉर अ गिवन सिग्नल, how many shifted and scaled version of the mother wavelets are needed to decompose, what are the properties of the functions to form a basis, the question how to form a DWT basis function set systematically। ठीक है, तो उसके बाद उसका एक आंसर दिया है कि ये एल्गोरिदम है और इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। Okay, how would downsamples fit into the general idea of the DWT? और उसके साथ ये नीचे आंसर है कि इस तरह से what is the mother wavelet of the QMF algorithm?
तो ये 3-3 4-4 लाइन किया है मदर वेवलेट ऑफ, ये अगर आप आए तो ये देखें, ये है how many decomposition levels are needed for a suitable transformation। तो ये देखिए 2 लाइन की डेफिनेशन है, 2 लाइन का आंसर है ये। तो जाहिर सी बात है, ये तो मैं इस तरह से नहीं दूंगा कि एक एग्जांपल है और इस तरह से, तो मतलब कि ये शामिल नहीं है। 2D इमेजेस के लिए है DWT, एग्जांपल को रहने दें। filtering and denoising, compression, extraction of scale based features। तो वेवलेट 3 कामों के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा है कि डिनॉइज करना और कंप्रेस करना किसी चीज़ को, और स्केल बेस्ड फीचर्स निकालना। ये यहाँ पर एंड हो गया। और मेरा ख्याल है कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। जी, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। वैसे आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है। तो सिग्नल में सिग्नल को असल में, ये जो चैप्टर है ये इस चीज़ पर है, इस चीज़ के लिए है कि एक सिग्नल हमारे पास है, हम उसे क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, और ये कि ये सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक है या डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, इसके अंदर कोई पैटर्न्स हैं, मैचिंग पैटर्न्स, और रिपीटिशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके कुछ टूल्स हैं, जैसे सिग्नल मोबिलिटी है, सिग्नल कम्प्लेक्सिटी है, स्पेक्ट्रल डायमेंशन क्या होता है, हेगुची एल्गोरिज्म। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं है, ये जो यहाँ पर दी हुई है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस, स्टोकेस्टिक प्रोसेस वो है जो कि रैंडम प्रोसेस है, और वो सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, अरशद खान क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल? सर इसको भी मतलब स्टडी नहीं किया है डिटेल से ना, तो जब इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सर उससे याद हो जाएगा। सिग्नल्स के बारे में है सर। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का मतलब यह है कि ऐसा पैटर्न जो फ्यूचर में हम उसका पता चला सकें क्या है। अरशद खान, कल क्या दिन है? फ्राइडे है? जी सर, कल फ्राइडे है। तो देखें, अभी इनको मालूम है कि कल फ्राइडे है, और इनको यही मालूम है कि उससे अगले दिन सैटरडे है। तो ये वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है जो एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, और हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि क्या क्या आएगा। ये इसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। लेकिन इसके मुखालिफ है स्टोकेस्टिक सिग्नल, ये रैंडम सिग्नल है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और ज़्यादातर रियल वर्ल्ड में स्टोकेस्टिक सिग्नल हमारे पास हैं, तो उनको हल करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक है, और वो उसका जिक्र इसमें है कि हम इसमें मालूम कर, स्टोकेस्टिक सिग्नल को हम प्री प्रोसेस करके किसी हद तक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, और हाँ जी, एंट्रोपी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एंट्रोपी आपको पता होनी चाहिए।
ये भी क्वेश्चन है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इज गेन्ड व्हेन वाई इज रिवील्ड टू अस। और भी यहाँ क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनका ख्याल करना है, इन क्वेश्चन को तैयार करना है आपने। ये हाउ स्टोकेस्टिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें से कोई मैं लॉन्ग क्वेश्चन पता नहीं दिया कि नहीं दिया, मुझे इम्कान कम ही लग रहा है, लेकिन पढ़ लें थोड़ा बहुत, आपको मालूम हो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। मतलब कि आपको ये जो डिपोलराइजेशन का प्रोसेस है ना, ये मालूम हो कि रेस्टिंग में ये कहाँ पर होता है, -70 मिलीवाट होता है, फिर उसके बाद जो है सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर निकल रहा है, सॉरी सोडियम अंदर आ रहा है और वो अंदर जो नेगेटिव था पॉजिटिव कर देता है और 40 पे चला जाता है, वहाँ कुछ देर ठहरता है और उसके बाद वहाँ से सेल मेम्ब्रेन से पोटेशियम निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो वापस आ जाता है और -70 पर आ जाता है। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बाकी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक डाटा एक्विजिशन, और ये पता होना चाहिए प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ वेव। अगर आप इसको तैयार कर लें, इसको तैयार कर लें इसको, तो फिर आपको इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि ये सारा वही कहानी बता रहा है कि ये -70 पर है, रेस्टिंग में है, और सोडियम जो है वो अंदर आ जाता है, अंदर आ रहा है सोडियम, और वो आस्ते पॉजिटिव होता जा रहा है, इतना कि वो डिपोलराइज हो जाता है और +40 पे चला जाता है। अभी वहाँ थोड़ी देर ठहरता है कि पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो फिर नेगेटिव पर आ जाता है। ये यहाँ ख़त्म हो गया है, और उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, इसमें आपने ये देखना है कि जो ईसीजी सिग्नल है उसमें उसको मैप करवाना है आपने हर्ट के साथ, कि कौन सा पार्ट जो है वो किस पार्ट के साथ रिलेट करता है। जैसे PQRST-U है, ये किसके साथ इनका लिंक है, हार्ट के अंदर आर्ट्रियल है, वेंट्रिकल है, और AV नोड है, और हिज बंडल है, पुरकिंजी फाइबर है। मतलब ऐसा मैं नहीं दे रहा कि कोई बीमारी है आर्टियल फिब्रिलेशन के आप उस पर उसके बारे में कोई नोट लिखें, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा आ सकता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो है, ये बीमारी, नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, ये इसकी EMG सिग्नल में ये चीज़ जो है अगर ना हो तो ये इंडिकेशन देती है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया है, ठीक है। यानी कि इन पर नोट नहीं आएगा, लेकिन MCQs में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आर्टियल फ्लटर का पता EMG में T के एब्सेंस की वजह से पता चलता है, या जो QRS का गैप है जो बढ़ जाता है उसकी वजह से पता चलता है। तो ठीक है, इस तरह से है। तो आप, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने इस तरह से नहीं दिया कि एक बीमारी का नाम दे दें और उसको फिर आप, मतलब मैं इसको बायोलॉजी का पेपर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको
सिग्नल प्रोसेसिंग तक महदूद रखेंगे। जैसे बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है, ये बीमारी जो है वो किस वजह से है? वो आर्ट्रियल के अंदर, ये आर्ट्रियल है, ये बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, ये बंडल ब्रांच ब्लॉक इस आर्ट्रियल के अंदर है, क्योंकि बंडल ब्रांच ब्लॉक है इधर ही। अब ईसीजी सिग्नल में वो कौन सा पार्ट है जो कि आर्ट्रियल से रिलेट करता है, वो आपको मालूम है, मुझे पता है, आप में से अक्सरियत को पता है। तो आप ऑप्शन में जाकर देखोगे कि वो वहां पर कहाँ लिखा हुआ है, आप उसे क्लिक कर दोगे कि ईसीजी सिग्नल में एक पी है, क्यू आर एस है, टी है और यू है। तो चंद चीजें हैं, तो वहां से आप बता सकते हो कि ये क्या हो सकता है। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। बाकी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईसीजी सिग्नल में हमने जो टेक्निक सीखी थी मिड से पहले, फ्रीक्वेंसी डोमेन की, वेवलेट की और टाइम डोमेन की, और वो कौन कौन से हैं मेथड्स, उनके नाम लेकर आप बता सकते हैं कि ये है, इससे हम ये फीचर निकाल सकते हैं। ये जो सिग्नल है, जाहिर है मैंने ये तो नहीं देना आपको कि भाई इस दिमाग का स्ट्रक्चर बनाओ और इनके नाम क्या हैं, क्योंकि ये बायो का पेपर नहीं है। तो ये वैसे भी आप इंटरनेट पर जाकर मालूम कर ही सकते हो। तो इनके मैंने नाम नहीं पूछे आपसे। हाँ, इनमें जो वेव्स निकल रही हैं वो हमारे काम की हैं, उनका पता होना चाहिए, उनका पता होगा तो हम सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और वो वेव अल्फा बीटा, किसी जगह डेल्टा लिखा है, कोई गैमा कहता है, सिग्नल गैमा का है, लेकिन जो बुक मैंने देखी उसमें डेल्टा कहते हैं, थीटा। तो ये वेव्स हैं और इनकी अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसीज हैं, और उन फ्रीक्वेंसीज को देखकर लगता है कि ये ह्यूमन के इमोशंस के साथ या एक्टिविटी के साथ हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब यानी कि हम नींद में हों तो अल्फा वेव्स होती हैं, और कुछ हिस्सा बीटा का भी हो सकता है, लेकिन जब हम जाग रहे हों तो फिर वो बीटा वेव्स में मौजूद है। वो पोटेंशियल है, और दूसरा इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। ये दो टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इंसान में उन वेव्स को जनरेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। ठीक है, और उसके बाद वो चैप्टर है जो कि आज हमने पढ़ लिया है।
तो कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है। अब आप इसमें खुद ही देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। ऐसे कुछ तो मैंने बता ही दिए हैं, तो आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।